प्रिय विद्यार्थियों, ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक के द्वितीय अध्याय कौटिल्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय राजनीतिक चिंतन का उन्हें जनक भी माना जाता है। कौटिल्य से पूर्व यद्यपि मनु ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में लिखा है, लेकिन जितना व्यवस्थित तरीके से कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है, उतना मनु के दर्शन में देखने को नहीं मिलता है। कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य का नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान, इन तीनों को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। सामान्यतया उनके तीन प्रमुख नाम प्रचलित रहे हैं। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीन प्रमुख नाम विख्यात हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अनुवादक पंडित श्यामा शास्त्री ने कौटिल्य नाम का प्रयोग किया है, जबकि गणपति शास्त्री ने कौटिल्य के स्थान पर कौटल्य को ज़्यादा प्रमाणिक माना है। उसके अनुसार कुटल गोत्र होने के कारण कौटल्य नाम सही और संगत प्रतीत होता है। यानी गणपति शास्त्री जी ये मानते हैं कि जो कौटिल्य नाम पड़ा है वो उनके गोत्र के कारण से पड़ा है, और उनका जो गोत्र था वो कुटुल गोत्र था, और इसलिए कौटिल्य के स्थान पर कौटल्य नाम ज़्यादा तर्क संगत प्रतीत होता है। ये गणपति शास्त्री जी की मान्यता है। कुछ विद्वान उनका मूल नाम विष्णुगुप्त मानते हैं। इस प्रकार इन तीनों नामों से संबंधित, अर्थात चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इन तीनों नामों से संबंधित कई संदर्भ मिलते हैं। इन तीन लोकप्रिय नामों के अलावा उनके और कई नाम प्रचलित थे, जैसे वात्सायन, मलंग, द्विविमल, एकात्यान। ये अन्य प्रमुख नाम हैं, लेकिन इनका ज़्यादा उल्लेख नहीं होता है। उनके तीन ही प्रमुख नाम प्रचलित हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसलिए कई बार ये कह दिया जाता है कि उनका पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी एक नाम पर सहमति विद्वानों में नहीं है। कौटिल्य के समय को लेकर भी विद्वानों में मतैक्य पाया जाता है, अर्थात एक मत नहीं है। अगर हम कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें अर्थशास्त्र की जो उनकी प्रमुख रचना है का समय 300 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। B.A. सालेटोर ने भी अर्थशास्त्र की रचना का समय 400 से 300 वर्ष ईसा पूर्व माना है। तो लगभग ये समय कौटिल्य का माना जाता है कि उन्होंने
400 से 300 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य उनका जो समय रहा है वो माना जाता है। कौटिल्य का जन्म है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई और उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य किया। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था और अपने इस यथार्थवादिता के कारण उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने राज्य को साध्य माना और सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति और राजनीति विज्ञान का प्रकांड विद्वान था। उसने उस समय भारत में स्थित नंद वंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का सम्राट बनाया। स्वयं मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य और नंद वंश के संबंध में एक घटना जुड़ी हुई है। नंद वंश के सम्राट महानंद का महामंत्री सटकार महानंद से किसी कारण से नाराज था, रुष्ट था और वो नंद वंश का विनाश करना चाहता था। सटकार की भेंट कौटिल्य से हुई। उसने कौटिल्य के दृढ़ निश्चय, उत्कृष्ट विद्वता और राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान को समझा, जाना और ये तय किया कि यही वह व्यक्ति है जो नंद वंश का विनाश कर सकता है। तो उसने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार कौटिल्य को राजा के द्वारा आयोजित ब्राह्मणों की सभा में आमंत्रित किया और उसे उच्च आसन पर बिठाया। जब राजा ब्राह्मणों के दर्शनार्थ उपस्थित हुए तो उनकी दृष्टि कृष्ण वर्ण यानी काले कलौटे कौटिल्य पर पड़ी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यह चांडाल यहाँ क्यों बुलाया गया है? कौटिल्य अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसी समय उन्होंने अपने आसन से उठकर अपनी शिखा अर्थात चोटी को खोलते हुए यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा, जब तक नंद वंश को समूल नष्ट नहीं कर दूं। तो इस प्रकार कौटिल्य ने अपने उपायों के द्वारा न केवल नंद वंश का विनाश किया बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट के पद पर आरूढ़ भी किया, स्थापित किया और उसका प्रधानमंत्री बनकर एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। एक ऐसा समय था जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो चुका था। कौटिल्य ये जानता था कि सिकंदर जैसे महान आक्रमणकारी से यदि भारत को सुरक्षित करना है
अपने राज्य को सुरक्षित करना है, तो उसके लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति की आवश्यकता है। और इस प्रकार उन्होंने एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, जो उनकी प्रमुख रचना है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें हमें कौटिल्य के विचारों और कार्य योजना का हमें पता चलता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है, लेकिन उनका जो अर्थशास्त्र है वो आधुनिक अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो इकोनॉमिक्स है उसकी विषय वस्तु आर्थिक है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आर्थिक न होकर प्रशासनिक व राजनीतिक थी। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र का एक ऐसा सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है जिसमें प्रशासन या राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो, बल्कि ये प्रशासक के लिए लिखी गई मार्गदर्शिका है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समस्याओं के बारे में लिखा है। यह गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। इस ग्रंथ में कुल 15 अधिकरण हैं और इन 15 अधिकरणों में अलग अलग राज्य से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो प्रथम जो अधिकरण है उसमें राज्य की समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। दूसरे अधिकरण में प्रशासनिक विभागों व पदाधिकारियों का विवेचन किया गया है। तीसरे व चौथे अधिकरण में, तीसरे अधिकरण है उसमें राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन किया गया है। पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों और दायित्वों का वर्णन मिलता है। छठे अधिकरण में राज्य की 7 प्रकृति या अंगों का विवेचन किया गया है। आठवें अधिकरण में युद्ध, सेना से संबंधित व्यवस्थाओं का चित्रण मिलता है। 9वें अधिकरण में विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आने पर राज्य के बचाव की सामान्य नीति और तात्कालिक उपायों का विवरण मिलता है। 10वां अधिकरण युद्ध नीति से संबंधित है और इसी प्रकार 11वें अधिकरण में आपातकालीन स्थिति में शत्रु का विनाश कैसे किया जाए, शत्रु से सुरक्षा कैसे किया जाए, इस बात का उल्लेख मिलता है। 12वें और 13वें अधिकरण में राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा संबंधित उपायों का विवेचन मिलता है। 14वें अधिकरण में शत्रु के नाश के लिए या विनाश के लिए वैसेली औषधियों, मंत्रों के उपायों का उल्लेख मिलता है। 15वें अधिकरण में मुख्यतः ये पारिभाषिक प्रकार का है, जिसमें ग्रंथ में प्रतिपादित विचारों और उनके अर्थ से संबंधित सूत्र दिए गए। तो इस प्रकार इन 15 अध्यायों में राज्य प्रशासन, युद्ध, विदेश नीति, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से व्याख्या की गई है, विवेचना की गई है। इसमें कुल 150 अध्याय हैं
और 180 से अधिक विषयों पर लगभग 6000 श्लोक मिलते हैं। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं को विद्या का नाम दिया है और 4 प्रकार की विद्याओं का उन्होंने उल्लेख किया है। आन्विशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं उन्होंने बताई हैं। तो ये 4 प्रमुख ज्ञान की शाखाएं हैं और इन 4 ज्ञान की शाखाओं के संबंध में उन्होंने उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य से संबंधित बातों का उल्लेख किया है। आन्विशिकी में दर्शन और तर्क से संबंधित विषयों पर विवेचना की गई है। इसी प्रकार त्रयी में धर्म, अधर्म और वेदों के ज्ञान से संबंधित विषयों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार त्रयी का संबंध नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से माना गया है। कौटिल्य ने वार्ता में कृषि, व्यापार, पशुपालन, उद्योगों जैसे विषयों को सम्मिलित किया है और दंड नीति में शासन कला या राजनीति शास्त्र से संबंधित बातों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार इन 4 ज्ञान की शाखाओं में कौटिल्य ने जीवन के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया है और ये बताया है कि किस तरह से कौन कौन सी ज्ञान की शाखाओं में कौन कौन से विषयों को सम्मिलित करते हुए सम्मिलित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हम कौटिल्य के विचार देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं उन विचारों से संविदावादी सिद्धांत का संकेत मिलता है और जिसका आगे चलकर हाउसलॉक रूसो ने विस्तार से विवेचन किया। यानी हाउसलॉक रूसो ने जिस सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस सिद्धांत का उल्लेख हमें कौटिल्य के दर्शन में बहुत वर्षों पहले दिखाई देता है। अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजा या राज्य के अभाव में चारों ओर अराजकता का वातावरण था। शक्तिशाली मनुष्य निर्बल व्यक्तियों पर इच्छानुसार व्यवहार करते थे। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार समाज के जो सबल पुरुष थे वो कमज़ोर व्यक्तियों को तरह तरह से प्रताड़ित करते रहते थे और एक प्रकार से मात्स्य न्याय का बोलबाला था। एक कहावत प्रचलित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसी स्थिति उस अराजकता की स्थिति में विद्यमान थी। तो इस स्थिति से दुखी होकर प्रजा ने मनु को अपना राजा चुना और राजा को यह आश्वासन दिया कि वे प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित करें, साथ ही जनता सदैव राजा की आज्ञाकारिता का पालन करेगी और अपनी आय में से
अन्न का 6वां भाग, व्यापार से प्राप्त धन का 10वां भाग और सुवर्ण का 24वां भाग कर के रूप में राजा को प्रदान किया जाएगा। राजा अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित करे और इस प्रकार मात्स्य न्याय की स्थिति से छुटकारा दिलाए। तो कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण अर्थशास्त्र में दिया गया है उससे स्पष्ट है कि राज्य न तो दैवीय संस्था है और न ही प्राकृतिक संस्था है, बल्कि एक समझौते का परिणाम है। और ये समझौता राज्य की स्थापना से पूर्व जो बर्बर स्थिति थी, अराजकतापूर्ण स्थिति थी और जिसमें मात्स्य न्याय का बोलबाला था, उस से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया गया है। इस प्रकार ये मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और मनुष्य ने राज्य की सत्ता को इसलिए स्वीकार किया है कि वह उसकी सुरक्षा करेगी, उसके कल्याण का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख कर ये संकेत दिया है कि राज्य की जो सत्ता है उसका सीधा संबंध लोगों की सुरक्षा और उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से राजा समझौते में शामिल नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने राजा या राज्य की स्थापना की वह प्रमुख था मात्स्य स्थिति से छुटकारा प्राप्त करना, न्याय की स्थापना करना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। धन्यवाद।